प्यारे मित्रों, युवान हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। यहाँ युवान हिंदी अकादमी में आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं और स्पेशल यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा टीजीटी पीजीटी हिंदी का। तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे 2 क्लास यहाँ पर हो चुके हैं। एक क्लास में हमने आपको सिलेबस समझाया है, आज का ही क्लास था वो, और 2 क्लासेस जो है जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा, इसमें लेखन पद्धतियों को देखा है, और एक में हमने इतिहास ग्रंथों को देखा है। एक क्लास के अंतर्गत हमने क्या देखे हैं, इतिहास ग्रंथ को देखा है। तो ये दोनों क्लास अगर आपने नहीं ली है तो इनको ले लीजिएगा, ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग है तो आपका ज़्यादा छूटा भी नहीं है, आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइएगा। हर एक पॉइंट यहाँ हमारे चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड होगा। चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं, और उससे पहले हम कुछ पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने जो लेखन पत्तियाँ पढ़ी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक आपका यहाँ से जो है कि शुक्ल जी की ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, ये वाली डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है शुक्ल जी की, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। यहाँ से आपके 2 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। लेखन पत्तियाँ हमने पढ़ी थी वर्णकर्म पद्धति। वर्णकर्म पद्धति में गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। फिर हमने कालकर्म पद्धति को पढ़ा था। इसमें हम बता दें आपको कि जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को पढ़ा था। अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो आपको रिवाइज भी हो रही होंगी। थर्ड में हम देखते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष, इन 3 भागों में विधेयवादी पद्धति को बांटा गया है, और इसके जन्मदाता जो है वो 3 थे, तथा इस विधेयवादी पद्धति के अकॉर्डिंग अपने इतिहास ग्रंथ को किसने लिखा है, शुक्ल जी ने लिखा है। ये चीज़ें आपने याद की। चौथी वैज्ञानिक पद्धति थी, ठीक है। इसमें जो है इस पद्धति के अंतर्गत क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो थी, लेकिन तथ्य इसमें छूट जाते थे। अनेक तथ्य ऐसे थे जिससे जो कि इसमें छूट जाते थे, तो इसको नहीं अपनाया गया। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत, हमने पढ़े हैं इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ में हमने इस्तेवार दालालित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी पढ़ा, जो कि गारसद दासी जी का था, और इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने भाषा काव्य संग्रह को पढ़ा, महेशदास शुक्ल जी का। तज़किरा ए सुरई हमने मौलवी करीमुद्दीन जी का पढ़ा है। शिव सिंह सरोज पढ़ा हमने, जिसमें शिव सिंह सेंगर ने जिसको लिखा है। फिर हमने पढ़ा है, ये आप गैप को मत देखिएगा क्योंकि ये पार्ट्स में डिवाइड है, पेजेस यहाँ खत्म हो जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज जो स्टार्टिंग होती है उसका गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है पीडीएफ में। नेक्स्ट देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद हमने पढ़ा। मिश्र बंधु विनोद में हमने आपको बताया कि 1 नंबर आपका यहाँ से भी बिल्कुल बनता है, क्योंकि मिश्र बंधु कौन कौन थे वो आपसे पूछा जाता है, या कौन नहीं था एक अलग से डाल देंगे, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद। और आगे चलेंगे, फिर हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि 1929 में लिखा है शुक्ल जी ने। फिर हमने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़े, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, रामकुमार वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 और हिंदी वार्ड में विमर्श जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। 10 नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, 16 भागों में लिखा गया और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट आता है हिंदी काव्यधारा, राहुल शंकरतायन का है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आज की क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी खड़ी बोली साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास ये ब्रजरतन दास जी का है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इसके लेखक। हिंदी साहित्य का दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडिसन गिब्स का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये आपका EF के का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज गियर्सन का है। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे ही ग्रंथ। नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी सारे पॉइंट है इसके विषय में भी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के, तो ये सारे आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिर आधुनिक साहित्य की प्रवर्तियाँ नामवर सिंह का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास मिर्जा माधव का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखेलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों ही ग्रंथ जो है ये नंदुलारे वाजपेयी जी के हैं। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अजय सिंह उपाध्याय हरिओद का है। आधुनिक हिंदी साहित्य तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, सुमन राजे का है। औरत के लिए औरत 2003 ये नासिरा शर्मा का है।
हिंदी वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर का है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है और इनका पूरा नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी है। ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ तक का जो है हम अपना कवर कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो श्रेय है वो किसको जाता है, किस किसने काल विभाजन किया है और क्या क्या नामकरण उसका हुआ है, वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्लास कितना लंबा होगा, लेकिन आपको अंत तक बने रहना है। देखिए, जब आप हमारे साथ बनेंगे, अपने हाथों से अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, तब आपकी तैयारी जो है एक अलग ही लेवल की होगी। ठीक है, तो चलिएगा, आज आप लिखिए, ऐसे ही लिखिएगा कि काल विभाजन। काल विभाजन देखिए, गारसा दत्त तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने इनको यहाँ पर टाइप कर लिया है आपको पढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको पढ़ना आसान रहे, क्योंकि लिखावट सबकी अलग अलग होती है, इसीलिए। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन कैसा था? काल विभाजन का पहला श्रेय जॉर्ज गियर्सन को ही जाता है। ठीक है, इन्होंने काल विभाजन किया। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा। और कौन कौन से थे वे 11 भाग? चारण काल, पहले नंबर पर इन्होंने चारण काल में बांटा। दूसरा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा, मुगल दरबार। छठा, तुलसीदास। सातवें नंबर पर इन्होंने रीति काव्य। आठवां, तुलसी के परवर्ती कवि। 9वें नंबर पर 18वीं शताब्दी। और 10वें नंबर पर कंपनी शासन में हिंदुस्तान तथा 11वें नंबर पर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरीके से इन्होंने अपने काल विभाजन को 11 भागों में बांटा। और इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का क्या हुआ? अभाव हो गया। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इस काल विभाजन को मानना अनुपयुक्त था। इसको मान्यता नहीं प्रदान करी गई, क्योंकि इसमें जो है अध्याय बहुत ज़्यादा थे। क्यों थे ज़्यादा? क्योंकि 11 भागों में इन्होंने बांटा था और अध्याय कितने होने चाहिए थे? वो कम से कम होने चाहिए थे। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। इसको भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को अब तक सर्वाधिक प्रमाणिक और तार्किक माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया। पहला, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का समय शुक्ल जी ने माना है संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी। दूसरा, भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी माना है। चौथा, तीसरे नंबर पर आता है रीति काल। रीति काल का समय इन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक माना है। और फिर आता है गद्य काल। चौथे नंबर पर गद्य काल के समय को संवत 1900 से आगे तक माना है। तो 4 भागों में विभाजित किया है शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन को। अपने हिंदी के जो इतिहास है उसके काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य के जगत में अब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन ही सर्वमान्य और प्रमाणिक माना जाता है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं के द्वारा अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में, जिसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। पहले 3 भाग का प्रकाशन कब किया था इन्होंने? 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन इन्होंने 1934 में किया था। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 5 भागों में और कुछ उपभागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं और उसके उपभाग कौन कौन से हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय माना गया है 700 से लेकर 1343 विक्रमी तक। उत्तर आरंभिक काल 1344 से लेकर 1444 विक्रमी तक। फिर आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय मिश्र बंधुओं को कितना माना है और कौन कौन से उपभागों में बांटा है देखिएगा। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से लेकर 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको 1561 से लेकर 1680 तक माना गया है। नेक्स्ट है अलंकृत काल। अलंकृत काल का जो समय माना है वो 1681 से लेकर 1889 तक माना है। इसको 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 तक और उत्तर अलंकृत काल 1791 से लेकर 1889 तक। परिवर्तन काल के समय को 1890 से 1925 तक माना गया है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे कि परिवर्तन काल का समय क्या था, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है वर्तमान काल। 5वां जो भाग है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल के समय को मिश्र बंधुओं ने 1925 से लेकर अब तक माना है।
नेक्स्ट आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन। सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया है। इसके ग्रंथ के अंतर्गत कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अंतर्गत इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। पहले चारण काल का संधिकाल का समय जो है इन्होंने 1750 से लेकर 1000 विक्रमी तक माना। चारण काल इसको 1000 से लेकर 1375 विक्रमी, और फिर भक्ति काल को 1375 से लेकर 1700 विक्रमी, रीति काल 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी से आगे के काल को आधुनिक काल कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने केवल वीर गाथा काल को चारण काल कहा है, और बाकी जो उन्होंने काल विभाजन किया है वो शुक्ल जी के द्वारा ही किया है। जैसे शुक्ल जी के अनुरूप किया, यानी कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया ठीक वैसे ही इन्होंने किया। देखा जाए तो वीर गाथा काल को चारण काल के गाथाएं चारण काव्य के द्वारा ही की जाती थी। नेक्स्ट है गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। गणपति चंद्र गुप्त ने सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को 2 भागों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की मान्यताओं का गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया। प्रारंभिक काल, जिसको इन्होंने 1189 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना। मध्यकाल को इन्होंने 1350 से 1857 तक माना है, जिसे 2 भागों में बांट दिया। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 विक्रमी, और उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1857 विक्रमी तक। आधुनिक काल 1857 विक्रमी से आगे के काल को कहा। फिर FEK के द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने किस तरीके से किया है FEK ने काल विभाजन को, ये भी देख लीजिएगा। बृहत संग्रह को आधार मानकर कई विद्वानों ने भी काल विभाजन का प्रयास किया है, अन्य कई विद्वानों ने किया है। यहाँ FEK के द्वारा किया गया काल विभाजन उल्लेखनीय है। इन्होंने 4 भागों में बांटा है इतिहास ग्रंथ को। प्राचीन चारण काव्य 1150 से लेकर 1400 विक्रमी तक, प्राचीन भक्त काव्य 1400 से लेकर 1550 विक्रमी तक, कबीर के उत्तराधिकारी ये 1550 से लेकर 1750 विक्रमी तक, और आधुनिक काल को 1800 से आगे का माना है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। आदिकाल इन्होंने नाम दिया आदिकाल, और इसे माना है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। आदिकाल का नामकरण इन्होंने नाम दिया, और जो आदिकाल का नामकरण है इसको किस तरीके से नाम दिया गया है आदिकाल को, ये देखिएगा। यहाँ पर आदिकाल को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल नाम दिया है जो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है, इसे चारण काल का नाम दिया था आदिकाल को। नेक्स्ट है वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांगरतायन जी ने नाम दिया है सिद्ध सामंत युग। नेक्स्ट बीजोपन काल की बात करें, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको नाम दिया है। बीजोपन काल किसने नाम दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने इसे नाम दिया है आरंभिक काल का। आदिकाल ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको नाम दिया है आदिकाल का। अपभ्रंश काल की बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। संक्रमण काल कहा है रामखेलावन पांडे ने। अपभ्रंश काल या फिर पुरानी हिंदी का काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने, और अंधकार काल कहा है इसको डॉक्टर कमलकुल श्रेष्ठ ने। अंधकार काल किसने नाम दिया है, कमलकुल श्रेष्ठ ने। तो यहाँ तक आज की इस क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस में जो मतलब पिछली 2 क्लासेज हुई हैं उसका रिवाइज किया, फिर पद्धतियाँ भी देखी हमने, ग्रंथ भी देखे हैं, ठीक है। और आज हमने कालक्रम के अनुसार किस भाग में बांटा गया है तो वो भी हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। ग्रंथ का कालक्रम भी देख लिया, और हमने यहाँ पर आज नामकरण भी देख लिया है, आदिकाल का नामकरण। तो इस तरीके से हमने आज पूरे 3 क्लास कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारे 3 क्लास कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्लास में मैंने आपको सिलेबस भी बताया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ से चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं, और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे और अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर करेंगे। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो अभी तो ये आपको नहीं मिलेंगे, ये जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसकी ई-बुक बनवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। पेड फॉर्म में प्रोवाइड होंगे आपको, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट है अभी के लिए आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्लास हैं तो आप जल्दी ही लिख लेंगे। आप कहीं भी कोर्स लोगे, ठीक है, आप एक पेड कोर्स लोगे, वहाँ पर भी तो आप अपने नोट्स बनाओगे ना, पूरी चीज़ें तो हम फ़ोन से नहीं पढ़ सकते,
ठीक है, मोबाइल को हमेशा हाथ में नहीं लेकर बैठ सकते। तो हमें नोट्स की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ साथ छोटे छोटे क्लास होते हैं, अपने नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ कीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट डे आपको रिवाइज़ कराऊँ तो आपका अपना भी रिवाइज़ होते रहना है, ठीक है, आपको अपने आप से भी रिवाइज़ करते रहना है। इस तरीके से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम जब जून में एग्ज़ाम देंगे टीजीटी पीजीटी का, तो आज के लेवल में और उस दिन के लेवल में हम में काफ़ी चेंजेस होंगे। इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगी और आपके लिए जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, मैं वो भी अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं अभी लेकर आने वाली हूँ। आजकल में आपको एक क्लास और मिलेगी शाम को 8 बजे। ये क्लास आपकी मॉर्निंग में ही रहेगी, थ्योरी वाली 8 बजे की, ठीक है। ये सुबह आपको 8 बजे मिलेगी। डेली आपको ये करनी है, अपना कोई भी काम छोड़िएगा, इसको करिए, जरूर करिए। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, कुछ नहीं जाएगा आपका 10-20 मिनट में, ठीक है। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।